ऑडियो नंबर 2। बुक नेम भारत की महान वीरांगनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 2 रानी दुर्गावती। भारतवर्ष में पृथ्वीराज के पतन से लेकर अकबर के शासनकाल तक की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति पर जब हम विचार करते हैं तो हमको अपने समाज का एक पहलू बड़ा ही परस्पर विरोधी और अबुद्धिमता का दिखाई पड़ता है। और सच पूछा जाए तो मुसलमानों द्वारा इस देश पर पद दलित किए जाने का मुख्य कारण भी वही था। वह था उस समय के क्षत्रिय राजाओं का मिथ्या अहंकार और मूर्खता। वे लोग निस्संदेह बड़े वीर थे और समर क्षेत्र में पीठ दिखाना सबसे बड़ा पाप और अपमान समझते थे। पर इस विशेषता ने उनके भीतर एक बड़ा दुर्गुण यह पैदा कर दिया था कि वे अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे। अपने वंश की प्राचीन उच्चता पर मर मिटते थे। जरा जरा सी बात पर वे केवल अपनी श्रेष्ठता के आधार पर आपस में बहस करने लगते और अंत में लड़कट मरते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आला उदल का इतिहास है। वे लोग बड़े शूरवीर और रणकुशल थे, पर क्षत्रियों की वंशावलियों की निगाह से छोटी जाति के होने के कारण अन्य नरेशों द्वारा हीन समझे जाते थे। परिणाम यह हुआ कि अपने विवाह, शादी तथा अन्य संबंधों में प्रायः अपमान पूर्वक व्यवहार मिलता था और इसके प्रतिकार स्वरूप वे आक्रमण करके अपमानकर्ता को दंड देने पहुंच जाते थे। यद्यपि हम वर्तमान आल्हा खंड की कपोल कल्पित लड़ाइयों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर इतना जानते हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड में वास्तव में बहुत मारकाट की थी और अंत में सम्राट पृथ्वीराज से लड़कर भारतवर्ष को अपरिमित हानि पहुंचाई थी। वे स्वयं को नष्ट हो ही गए थे, पर पृथ्वीराज की सेना को भी ऐसा छीण कर दिया था कि उसके बाद वह काबुल से आने वाली जबरदस्त दुश्मनों का सामना करने में असमर्थ हो गई। इस प्रकार विचार किया जाए तो भारत को तत्कालीन मुसलमान आक्रमणकारियों के अधीन बना देने के उत्तरदायी भी अधिकांश में ये अदूरदर्शी, हठधर्मी और मिथ्या अहंकार से ग्रस्त क्षत्रिय राजा और सामंत ही थे। दुर्गावती का जन्म ऐसे ही समाज में अब से लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। वह कलिंजर के राजा कीर्ति राय की एकमात्र संतान थी, जिससे उनका लाड प्यार और पालन पुत्र की तरह ही हुआ था। वह बाल्यावस्था से ही अपने पिता के साथ जंगलों में जाती थी और उनसे शिकार के लिए शस्त्र चलाना सीखती थी। 13-14 वर्ष की आयु में ही वह शस्त्र चलाने में इतनी कुशल हो गई थी कि सिंह, तेंदुआ जैसे भयंकर वन्य हिंस जंतुओं का शिकार सहज ही कर लेती थी। दुर्गावती के विवाह की घटना क्षत्रियों की उसी हठधर्मिता का एक नमूना है, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। कलिंजर से कुछ दूर गोंडवाने का राज्य था, जिसका शासक दलपति शाह एक बड़ा वीर और सुयोग्य शासक था। उसकी राज्य व्यवस्था इतनी उत्तम थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अपनी सेना को उसने इतना शक्तिशाली बना रखा था कि मुसलमान शासक उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं करते थे। जब दलपति शाह ने राजकुमारी दुर्गावती के रूप और वीरता की चर्चा सुनी तो उसी को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने अपने पुरोहित तथा 2 सरदारों को कलिंजर भेजा, पर कीर्ति राय ने यह कहकर कि दलपति शाह हमारी अपेक्षा निम्न जाति का है, उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस पर दलपति ने कलिंजर पर चढ़ाई कर दी। कीर्ति राय भी वीर था, पर दलपति के साहस और प्रबल सेना के आगे उसे 2-4 मुठभेड़ों के बाद ही, जिसमें सैकड़ों वीर मारे गए, पराजय स्वीकार करनी पड़ी। दलपति यद्यपि विजय हुआ था, पर उसने कीर्ति राय के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, न ही पुरानी बातों का जिक्र किया।
इससे कीर्ति राय को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उसने खुशी खुशी दुर्गावती का विवाह दलपति के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपनी राजधानी गढ़मंडला में सुखपूर्वक रहने लगे। वर्ष भर पश्चात ही उनके एक पुत्र रत्न का जन्म होने से चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। पर यह सौभाग्य क्षण स्थायी रहा, क्योंकि 2 वर्ष पश्चात ही दलपति शाह एक भयंकर बीमारी के चंगुल में फंस गया और उसके बचने की आशा न रही। दुर्गावती ने उसके साथ सती हो जाने का निश्चय कर लिया, पर दलपति ने स्वयं ही 3 वर्ष के राजकुमार के अनाथ हो जाने का भय दिखाकर ऐसा काम करने से उसे सर्वथा रोक दिया। पति के मरने पर दुर्गावती ने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य की व्यवस्था करने लगी। उससे यह कार्य ऐसे योग्यता और दक्षता से किया कि थोड़े ही समय में राज्य की पहली से भी दुगनी उन्नति हो गई। प्रजा के सुखी और संतुष्ट होने से राज्य का वैभव भी बढ़ने लगा और दुर्गावती का नाम चारों तरफ फैल गया। इस पर सफलता के पीछे एक नई विपत्ति सिर उठा रही थी। दलपति के मृत्यु के पश्चात आसपास के शासकों ने गोंडवाने के राज्य को लावारिस समझ लिया था और वे सोच रहे थे कि 2-4 वर्ष में निर्बल होकर यह हमारा शिकार हो जाएगा। पर दुर्गावती की सुव्यवस्था और शक्ति को देखकर उनका भ्रम दूर हो गया था। साथ ही वे उनसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। अगर कोई पुरुष शासक ऐसी उन्नति करता तो संभवतः वे अपनी तरफ इसका ध्यान न देते, पर एक स्त्री का इतना आगे बढ़ना और पुरुषों के लिए उदाहरण स्वरूप बन जाना उनको खटकने लगा। इसलिए कुछ ही समय पश्चात मालवा के शासक बाग बहादुर ने अकस्मात उस पर हमला कर दिया, पर दुर्गावती ने उसको ऐसी करारी हार दी कि उसे जान बचाकर भागना ही पड़ा। उस समय दिल्ली के तख्त पर अकबर विराजमान था। अब वह मालवा तथा बंगाल को अपने अधिकार में करके मध्य प्रदेश गोंडवाना की तरफ बढ़ने का इरादा कर रहा था। रानी दुर्गावती ने समय से पूर्व ही इसका अनुमान कर लिया। यद्यपि इतने बड़े बादशाह को सामना करने की ताकत गोंडवाना में नहीं थी, तो भी रानी चुपचाप अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाती रही। उसने निश्चय कर लिया, चाहे वह एक स्त्री ही है, पर किसी अन्यायपूर्ण आदेश को नहीं मानेगी और अपनी स्वाधीनता को सहज में नष्ट नहीं होने देगी। अकबर के आदेश से कड़ा इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान ने रानी दुर्गावती का भेद लेने को जासूस भेजे और उसके कुछ लालची तथा चरित्रहीन सरदारों को भी लालच देकर फोड़ लिया। इसके बाद अकबर ने यह चाल चली कि दूत के साथ एक पत्र दुर्गावती के पास भेजा गया कि वह अपने प्रधानमंत्री आधार सिंह को दिल्ली भेज दे, जहां उससे कुछ शासन संबंधी कार्य कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह था कि अगर दुर्गावती ने इस बात से इनकार कर दिया तो इसी बहाने उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी, और यदि मंत्री को भेज दिया तो उसे हर तरह का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया जाएगा और उसी को आगे करके गोंडवाने पर आक्रमण किया जाएगा, जिससे प्रजा में फूट पड़ जाए। रानी दुर्गावती तो अपने स्वाभाविक स्वामी भक्त मंत्री को इस प्रकार की विपत्ति में फंसाने को तैयार न हुई, पर आधार सिंह स्वयं ही दिल्ली चला गया कि वहां जाकर अकबर की चालों का पता लगा सके। जब वह अकबर के सामने पहुंचा तो पहले उसने उसको गोंडवाने का शासक अथवा अपने मंत्री बनाने का लालच दिखाकर मनाने की कोशिश की, पर जब वह उसकी चालों का कोई प्रभाव न पड़ा तो उसे जेल खाने में बंद करा दिया और आसफ खां को गोंडवाने पर हमला करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार अकबर ने महान कहलाते हुए भी इस मामले में एक नीचता का ही कार्य किया कि अपने वायदे के खिलाफ आधार सिंह को कैद करके धोखे से रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया। यह सब करने पर भी मुगल शासक रानी दुर्गावती की तरफ से सशंक थे, इसलिए उन्होंने एक तरफ तो बड़ी सेना और तोपखाना लेकर चढ़ाई की और दूसरी तरफ सैकड़ों गुप्तचर गोंडवाना भेज दिए गए
जो कि रानी के विरुद्ध प्रचार करें और वहां के उच्च पदाधिकारियों को अपनी तरफ फोड़ लें। और सचमुच उनको कुछ देशद्रोही व्यक्ति मिल ही गए जो चांदी के टुकड़ों के लिए मातृभूमि से दगा करने को तैयार हो गए। बदन सिंह नामक फौजी अफसर खुल्लम खुल्ला आसफ खां से जा मिला और उसे गढ़मंडला के सब सैनिक रहस्य बता दिए। पर अकबर बादशाह की इस तमाम तैयारियों और चालों को देखकर भी रानी दुर्गावती विचलित न हुई। उसे इस बात का खेद अवश्य था कि उसके साथियों में से ही कुछ लोग घर का भेदिया बनकर शत्रु को आगे बढ़ाने में मदद पहुंचा रहे हैं, तो भी वह अपने आदर्श से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार न हुई। उसकी दृष्टि अपने कर्तव्य पालन की तरफ ही थी, फिर चाहे परिणाम कुछ भी निकले। जब मुगल सेना समीप आ पहुंची तो रानी स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ी। उसके सबसे बड़ी कमी तोपखाने की थी। उस समय तक तोपों का व्यवहार मुगल शासक ही किया करते थे। ऐसी दशा में देशी राज्यों और राजाओं के यहाँ से वे नहीं बनती थीं। पर रानी ने अपना मोर्चा एक ऐसे पहाड़ी स्थान पर लगाया जहाँ तोपों के गोलों का बहुत कम असर पड़ता था। उसने अपने सैनिकों में यह भावना भरी कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि और घरों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो इससे पीछे हटता है वह मानव नाम का अधिकारी नहीं। मुगल लोग आतताई हैं जो बिना किसी कारण के लूटमार के लालच से हमारे राज्य में घुस आए हैं। उन्हें मारकर खदेड़ देना ही हमारा कर्तव्य है। अपने सैनिकों को इस तरह प्रेरणा देकर रानी स्वयं मुगल सेना में घुस पड़ी और ऐसी मार काट मचाई कि उनके छक्के छूट गए। आसफ खां की गिनती मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेनाध्यक्षों में की जाती थी, पर उसे कई मील पीछे हटकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। पहली पराजय के पश्चात एक ओर तो आसफ खां ने झूठ मूठ संधि का प्रस्ताव करके रानी को धोखे में डालने की चेष्टा की और दूसरी तरफ पुनः कुछ नई सेना और तोपों मंगाकर नए आक्रमण की तैयारी में जुट गया। इस बार भी रानी ने ऐसी वीरता दिखाई कि शत्रु को बहुत दूर तक भागा जाना पड़ा। इस विजय की गढ़मंडला की सेना में बड़ा उल्लास पैदा हो गया और वे राग रंग मनाने में डूब गए। कुछ विश्वासघातियों ने चुपके से जाकर इसकी सूचना आसफ खां को दे दी। आसफ खां तो यही चाहता था, बस उसने तीसरी बार आक्रमण कर दिया। इस आकस्मिक आक्रमण से रानी कुछ विचलित अवश्य हुई, पर उनसे जितनी भी सेना इकट्ठी हो सकी उसको लेकर युद्ध छेड़ दिया। सिपाहियों को अधिक उत्साहित करने की भावना से उस दिन उसने सेना नायक का पद अपने वीर पुत्र नारायण को दिया। पुराने सैनिक अफसरों में एक लड़के के अध्यक्षता में कार्य करने के लिए अपना अपमानजनक समझा और जानबूझकर सैन्य संचालन में ढील डाल दी। यह देखकर रानी को लोगों की हीन भावनाओं पर खेद हुआ। वह घमासान युद्ध के बीच में कूद पड़ी और सैकड़ों मुगलों को गाजर मूली की तरह काट डाला। इतने में एक तीर आकर उनकी आंख में लगा, जिसे उसने अपने हाथ से खींच कर बाहर निकाल दिया। जरा देर बाद दूसरा तीर गर्दन में घुसा। जब वह अशक्त होने लगी तो शत्रुओं के हाथ में पड़ना उचित न समझकर अपनी छाती में कटार मारकर उसी समय प्राण त्याग दिए। वीर नारायण भी युद्ध करते करते मारा गया। इस प्रकार एक महान वीरांगना की जीवन लीला समाप्त हो गई, पर उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करके देश की गरिमा को लजाने वाले बड़े बड़े क्षत्रिय नरेशों के मुकाबले में 2 बार अकबरी सेना को परास्त करके यह सिद्ध कर दिया कि नारी भी यदि दृढ़ निष्ठा से काम ले तो रण क्षेत्र में भी चमत्कार दिखला सकती है। जिस प्रकार सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अपूर्व वीरता देखकर अंग्रेजों के सबसे बड़े सेनापति सर हज्जरोज ने यह कहा था कि भारतीय विद्रोही दल में अगर कोई मर्द था तो वह झांसी की रानी ही थी। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े मुस्लिम सम्राट के मुकाबले में अगर किसी ने स्वाधीनता के झंडे को ऊंचा उठाकर रखा तो वह महाराणा प्रताप के पश्चात रानी दुर्गावती ही रही।